हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अधिगम स्थानांतरण। इससे पहले वाली क्लास में हम अधिगम पढ़ चुके हैं कि अधिगम क्या होता है, अधिगम की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे और अधिगम की जो कुछ हमने क्या परिभाषाएं पढ़ी थी, जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी, वे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपने वे क्लास देख ही ली होगी, तो अब हम उससे आगे चलेंगे। और ये अधिगम का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी परीक्षा हो, यूपी टेट हो या सी टेट हो, मतलब 30 से 40% जो पेपर होता है वो इसी चैप्टर से आता है। तो अभी हम अधिगम को पढ़ रहे हैं। पिछली का एक क्लास हमारी हो चुकी है अधिगम की, आज है दूसरी क्लास। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेगा हम अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, एक परिस्थिति में सीखे गए अधिगम का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखे गए अधिगम का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये तो अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा हो गई है। ठीक है, अब हम इसके अधिगम स्थानांतरण के प्रकार पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार होता है वो होता है शून्य स्थानांतरण। अब शून्य स्थानांतरण क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन। जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायता न करे तो शून्य स्थानांतरण होगा। ठीक है, यानी कि जब पहले का अधिगम है और बाद के अधिगम में कोई सहायता न करे तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे अभी आप सोच रहे होंगे क्या डेफिनेशन है, तो इसके हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे क्रिकेट खेलना सीखकर अंग्रेजी बोलना सीखना। क्रिकेट खेलना अलग होता है और अंग्रेजी बोलना अलग होता है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो एक दूसरे में सहायता नहीं करते, तो इससे क्या हो गया हमारा शून्य स्थानांतरण, इसमें कोई भी स्थानांतरण नहीं हुआ। दूसरा क्या है उदाहरण, दूसरा है तैराकी सीखकर जर्मन भाषा सीखना। अब देखिए, कोई बच्चा है जिसने तैराकी सीख ली और वो बोल रहा है कि मैंने तो जर्मन भाषा भी सीख ली है, या किसी ने जर्मन भाषा सीख ली वो बोल रहा है कि मैंने तो तैराकी भी सीख ली। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे में कोई सहायता नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा हमारा शून्य स्थानांतरण। ठीक है, ये हो गया हमारा शून्य स्थानांतरण। ठीक है, एक हो गया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है नकारात्मक स्थानांतरण। जब पहले का अधिगम जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे या बाद का अधिगम पहले अधिगम में बाधा उत्पन्न करे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। इसमें आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे या बाद का अधिगम पहले अधिगम में भी बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। इसका उदाहरण क्या है, जैसे 5वीं तक हिंदी माध्यम में सीखने वाले बच्चे का कक्षा 6 में अंग्रेजी माध्यम द्वारा सीखना। अब देखिए, जैसा कोई बच्चा है वो 5वीं तक पढ़ा किसमें, हिंदी माध्यम वाले स्कूल में, और हमने छठी जो क्लास होती है उसमें हमने अंग्रेजी माध्यम में उसका एडमिशन करवा दिया। तो अब तक तो वो सीख रहा था हिंदी मीडियम, हिंदी से, अब उसका एडमिशन करवा दिया इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में। तो क्या कोई उसको स्थानांतरण हुआ, कोई सहायता करेगा, बल्कि दोनों चीज़ डिफरेंट होगी तो उसको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही यदि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और उसको हम हिंदी मीडियम में एडमिशन कराते हैं तो उसको भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो यही है कि पहले का अधिगम बाद के अधिगम में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, या बाद का अधिगम पहले अधिगम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। होता है सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण में जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक सिद्ध हो तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक सिद्ध हो उसे क्या बोलते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे संस्कृत व्याकरण सीखकर हिंदी व्याकरण सीखना। देखिए, जैसे हम संस्कृत की व्याकरण सीखते हैं तो उसमें और हिंदी की व्याकरण सीखते हैं तो दोनों में काफ़ी समानता होती है। यदि आप संस्कृत की वर्णमाला देखेंगे तो काफ़ी मिलती जुलती हिंदी की वर्णमाला होती है। इसके बाद यदि हम संधि लें, समास लें, तो ये क्या होते हैं आपस में, इनमें समानता होती है संस्कृत और हिंदी की व्याकरण में। तो ये क्या होता है, इसमें सहायक सिद्ध हो रही है। जो वर्णमाला कहीं ना कहीं वो यहाँ भी हिंदी की वर्णमाला भी सेम ही होती है, तो इसमें सहायक उत्पन्न हो रही है, सहायता कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारा सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऊर्ध्वाधर या लंबवत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्या है हमारा
वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है, अब इसको देखेंगे। जब निम्न स्तर पर सीखा गया अधिगम अत्यंत उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारा, इसको ध्यान से समझेंगे कि जब निम्न स्तर पर सीखा गया अधिगम अत्यंत उच्च स्तर पर प्रयोग कर दिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर या लंबवत या वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसका जो उदाहरण है, अब उदाहरण देखिए आप लोग। न्यूटन का सेब का गिरना देखकर गुरुत्वाकर्षण का पता लगाना। न्यूटन का सेब का गिरना देखकर गुरुत्वाकर्षण का पता लगाना। तो जब न्यूटन ने सेब गिरती हुई देखी तो इससे क्या, पहले सेब नहीं गिर रही थी, कश्मीर में सेब लगती हैं तो हमेशा गिरती हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की खोज किससे हुई, वही न्यूटन ने सेब के गिरने देख कर ही खोज किसकी कर दी, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण क्या है, साइकिल चलाने वाले का कार चलाना सीखना। ठीक है, ये देखिए, साइकिल चलाने वाले का कार चलाना सीखना। इसमें हमने क्या देखा, जब हमने साइकिल चलाई तो उसमें क्या होते हैं, 2 टायर होते हैं, लेकिन गाड़ी में कितने होते हैं, 4। कहीं ना कहीं निम्न स्तर का ज्ञान, ब्रेक ब्रेक लगाते हैं हम साइकिल में, ऐसे ही कार में ब्रेक लगाते हैं। तो जो निम्न स्तर का ज्ञान था वो हम उच्च स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा, ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब एक और उदाहरण देखिए आपका। आपने किसी बच्चे को बताया निचली कक्षा में कि यदि कोई संख्या है हमारी 1 और हम इसको 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है हमारा 0। ठीक है, फिर हमने बताया कि कोई भी संख्या हो, यानी कि 10 ले लो या 15 ले लो, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने बच्चे को अब सवाल दे दिया, जैसे 1 2 3 4 गुना 15 15 गुना 16 18, ये हमने सवाल दे दिया और लास्ट में हमने 0 से गुना कर दी। तो बच्चे ने क्या किया, अब ऐसा थोड़ी है कि आप इस पहले इसकी गुना करोगे इसके साथ, फिर इसकी गुना करोगे इसके साथ, फिर 0 से। अब बच्चे ने देखा कि 0 आ गई तो बच्चे ने इसका आंसर लगा दिया 0। तो बच्चे ने क्या करा, हमने तो उससे निचले स्तर पर सिखाया था कि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाता है। लेकिन बच्चे ने इतनी बड़ी गुना में शून्य देखते ही उसका आंसर क्या, शून्य बता दिया। तो ये क्या हो गया, निम्न स्तर के ज्ञान का उसने उच्च स्तर पर प्रयोग कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लंबवत या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा इससे पहले हम एक नोट देखते हैं। नोट क्या है हमारा, कि हर ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण सकारात्मक स्थान होगा, लेकिन हर सकारात्मक स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर हो यह जरूरी नहीं है। ये नोट आप ध्यान से याद करिएगा। ठीक है, हर ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण सकारात्मक स्थानांतरण जरूर होगा, लेकिन हर सकारात्मक स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर हो यह जरूरी नहीं है। आपको कहीं कहीं दिखेगा कि साइकिल चलाने वाला कार चलाना सीखना है, क्या है, आपको लग रहा होगा कि ये सकारात्मक स्थानांतरण है, लेकिन ये किस में आता है हमारा, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण में। यदि ऑप्शन में दोनों है तो हम ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण लगाएंगे, ना कि सकारात्मक। ठीक है, तो ये आपको नोट याद रखना है। नेक्स्ट होता है हमारा क्षैतिज स्थानांतरण। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे बनता है अक्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, अक्षैतिज स्थानांतरण या हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये क्या होता है, जब 2 प्रकार के अधिगम आपस में कोई भी संबंध न रखते हो फिर भी एक का प्रयोग दूसरे में हो जाए तो इसे अक्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जैसे गणित के सूत्रों का भौतिकी या रसायन विज्ञान में प्रयोग। गणित के जो सूत्र हैं इनका प्रयोग हम काय में करते हैं, भौतिकी में भी, यानी फिजिक्स में भी कर लेते हैं और केमिस्ट्री में भी कर लेते हैं। आपस में दोनों का तो संबंध है नहीं। आपने देखा होगा जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं फिजिक्स में या गुना भाग करते हैं तो गणित के सूत्र का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। तो ये क्या होगा, हमारा एक जगह ज्ञान दूसरी जगह प्रयोग होगा, लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण है, घड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगाना। अब देखिए, घड़ी का और म्यूजिक सिस्टम का क्या कुछ औचित्य है आपस में, नहीं। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, आपस में संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एक का प्रयोग दूसरे में कर रहे हैं, या म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग हम घड़ी में कर रहे हैं, आपस में तो कोई इनमें संबंध नहीं है ना, फिर भी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, अक्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, पार्श्विक स्थानांतरण क्या है, पार्श्विक स्थानांतरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, LATERAL, लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। इसकी क्या होती है डेफिनेशन देखिएगा, कि जब एक जगह
सीखे अधिगम का उसी से मिलते जुलते अधिगम में इस्तेमाल हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? पार्श्विक स्थानांतरण बोलते हैं। अब इसको उदाहरण से समझेंगे। देखिए, जैसे 7+3 10 होता है। यह जानने वाले विद्यार्थी का उस प्रश्न को हल कर देना जिसमें राम के पास 7 और श्याम के पास 3 किताबें हैं। उसे कुल किताबों की संख्या बतानी है। तो बच्चा क्या करेगा? एकदम से बता देगा 7 और 3 जोड़ के आपस में कितने होते हैं? 10। तो बच्चा इसको उत्तर दे देगा 10। ठीक है। तो क्या करा उसने? बच्चे ने 7+3 हमने उसे बताया था कि कितना होता है? 10। और उसी से मिलता जुलता हमने उसे प्रश्न दे दिया कि 7 किताबें हैं और 3 किताबें हैं। तो कितनी टोटल किताबें हैं? तो उसने बता दिया 7 और 3 10 हैं। तो टोटल किताबें कितनी है? 10। ये क्या हो? जब हमने एक जगह का ज्ञान सीखा था, हम लेंगे 7+3 कितना होता है? 10। हमने ये सीखा था, लेकिन हमने उसे मिलता जुलता क्या दे दिया कि राम के पास 7 किताबें हैं और श्याम के पास 3 किताबें हैं, और कुल संख्या कितनी बताई उसने? जोड़ के बता दी 10। ठीक है। ये क्या होता है हमारा? ये होता है पार्श्विक स्थानांतरण। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा द्विपार्श्विक स्थानांतरण या बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है जब एक अंग या एक क्षेत्र से सीखा गया अधिगम उसी कुशलता के साथ दूसरे अंग या क्षेत्र में भी निपुणता दिला देता है। इसे अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो क्या है? कुशलता। अब देखिए, जैसे इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाले विद्यार्थी का उसी निपुणता के साथ बाएं हाथ से लिखना। ठीक है। इसको क्या? अब देखिए, मान लिया कोई बच्चा है, वो दाएं हाथ से लिखता है और उसे निपुणता के साथ वो बाएं हाथ से भी लिखना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ऐसे नहीं है, मान लीजिए आप भी देखिए, आपका जो राइटी होता है, उसका जो राइट हैंड होता है वो अधिक जान लगा सकता है, और जो लेफ्टी होता है उसको लेफ्ट हैंड। लेकिन जो राइटी होता है उसको लेफ्ट हैंड इतना ज़्यादा जान नहीं लगा सकता जितना राइट हैंड लगा सकता है। तो ये द्विपार्श्विक स्थानांतरण हम इसको नहीं बोलते। तो इसको एक निपुणता होनी चाहिए कि जितने जितने आराम से या अच्छे से वो राइट हैंड से लिख पा रहा है, उतने ही अच्छे से वो लेफ्ट हैंड से भी लिख लिख सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण या बाइलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ लिया है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। यहाँ से एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछा ही जाता है। एक नंबर बिल्कुल यहाँ से कंफर्म होता है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं हमेशा। ठीक है। ऐसे ही हम एक एक करके टॉपिक करते जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल है अक्सू क्लासेस फॉर टीचिंग एग्ज़ाम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं। तो अगर आप लोगों को साथ देंगे तो हम ये सीरीज जारी रखेंगे, और ऐसे ही आपकी बिल्कुल फ्री में तैयारी करा देंगे। इससे बाहर आपके पेपर में नहीं जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।